नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। लोकसभा चुनाव की जंग में जो सियासी हथियार इस्तेमाल होंगे उनमें से कुछ कारगर हथियार आने वाले बजट से भी निकलेंगे, राज्य के बजट से भी और केंद्र के बजट से भी। हालांकि राज्य में लेखानुदान आने की संभावना है और केंद्र में बजट ही आएगा, लेकिन जनगण का मन लुभाने की पुरजोर कोशिश बेशक होगी ही। जैसे शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण के ब्रह्मास्त्र की टेस्ट फायरिंग की, और जैसे राहुल मार्का 10 दिन की कर्ज माफी कांग्रेस के चुनावी असलहे में पेटेंट हो गई है, उससे लगता है कि मतदाता का ये साल अच्छा जाने वाला है। कड़वी गोलियां शायद इस बार न खानी पड़े। गरीब के जख्मों पर मलहम की किस्म भी उम्दा और ज्यादा कारगर हो सकती है, लेकिन सरकार इसका क्रेडिट ले जाए, विपक्ष ऐसा होने देने के मूड में नहीं है, यहां भी और दिल्ली में भी। तो आने वाले बजट में सही तौर पर लेखानुदान में क्या क्या सियासी रंग भरे होंगे, आज इसी पर चर्चा होगी। पहले चर्चा के बिंदु। कांग्रेस बीजेपी में लोक लुभावन योजनाओं की होड़। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा 2019 में जीते तो गरीबों को देंगे न्यूनतम आय की गारंटी। राहुल ने कहा जैसे मनरेगा, आरटीआई, भोजन का अधिकार दिया, वैसे ही देंगे न्यूनतम आय की गारंटी। मोदी सरकार ने 2016-17 की आर्थिक समीक्षा में रखा था यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का विचार। बीजेपी यूपीआई पर कर रही थी मंथन, उससे पहले राहुल गांधी ने चल दिया बड़ा दांव। न्यूनतम आय की गारंटी एक तरह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम ही है। सीएम गहलोत ने कहा सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी योजना लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। और आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुमन शर्मा जी हैं, रघुवीर पुनिया साहब है हमारे साथ, आप अर्थशास्त्री हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सुरेश चौधरी साहब हैं कांग्रेस से हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी साहिबान का। अर्चना जी, चुनाव की कुश्ती में जो दांव चलकर आप कांग्रेस को पटखनी देने की तैयारी कर रहे थे, जिस तरह की खबरें आ रही थी, वो दांव तो पहले ही राहुल गांधी ने चल दिया। करो अर्चना जी नहीं। चलिए सुमन जी, आप क्या है सुमन जी, 5 साल में इतना दूर चले गए कि अब आपके वापस आने की आदत धीरे धीरे पड़ेगी। तो बहुत स्वागत है आपका इस सवाल के साथ। धन्यवाद सर। आपने सवाल जो किया, हम दूर कहीं नहीं गए थे। पहले तो मैं ये जवाब दूं कि हम लोग सत्ता में यदि थे तो सत्ता में जनता के बीच में ही थे जी। और आप लोग के साथ ही थे। ये आपका भ्रम हो सकता है कि हम दूर चले गए, लेकिन इन सब विषयों पे जिसको लेके आज आप यहाँ इकट्ठे हम लोग हुए हैं, बैठे हमारे सुरेश जी भी साथी हैं। ये वार प्रतिवार आपने बहुत अच्छी स्टार्टिंग जो की है, वो बहुत ही अच्छा आपका है कि भाई किसी कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, मतदाताओं को इसका लाभ, मतदाताओं को माने आने वाला समय जनता के लिए लाभकर होगा। ये अच्छी बात है कि जनता के लिए जो अच्छा हो वो अच्छी बात सबको लगती है, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल जी की घोषणा है, बाबा और बेबी का जिस प्रकार का दृश्य आने वाले समय में हम लोग को दिखने को मिलने वाला है, तो राहुल जी ने, जैसे आपने अपनी बात में कही थी कि किसानों वाला कर्ज माफी वाला उनको लगने लगा कि बहुत बड़ा अस्त्र है जिसको चला के हम 3-4 राज्यों में आ गए, आगे भी आ जाएंगे, सत्ता में भी आ जाएंगे, और लास्ट में उन्होंने कल जो एक अस्त्र फेंका है। लेकिन इन अस्त्रों को फेंकने के पीछे कई सवाल भी खड़े हुए रहे, केवल विपक्ष के नाते नहीं कि कांग्रेस हमारा ओपोनेंट है तो उनकी हर कार्यों की हम क्रिटिसाइज करें, वो हमारा मकसद नहीं है। आप देखिए, अगर हम कर्ज माफी से ही बात करते हैं, वो तो मैं बाद में न्यूनतम आय की गारंटी वाली बात तो बाद में करूंगी। कर्ज माफी का जो उन्होंने मिसाइल छोड़ा, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात अगर हम करें तो वोटों के परसेंटेज से पता नहीं कांग्रेस इतना उत्साहित क्यों है। हमारा राज्य जरूर चला गया, लेकिन वोटों के परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हम उनसे ज्यादा हमें वोट मिला, राजस्थान में 0.5% वो आ गए, 99 पे उनकी गाड़ी रुकी, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा तो मिसाइल एकदम कारगर हो गया। और 10 दिन का जो वाक्यवान उन्होंने छोड़ा, और हम लोगों ने कल उनसे सवाल किया, और 8 फरवरी को हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे उसी को लेकर। हमने नहीं कहा था कि 10 दिन कहिए, 15 दिन कहिए कर्ज माफी, हमने तो 50,000 की माफी की घोषणा की और हम लोगों ने अपने कार्यकाल में उसको किया भी। लेकिन उन्हें संपूर्ण कर्ज माफी किसानों की जाएगी। सत्ता प्राप्त राज तिलक के साथ ही उनके संपूर्ण शब्द खा गए, वो गायब हो गया संपूर्ण वहां से। उसके बाद हो गया कि इसके लिए एक कमीशन बनेगा, एक जांच होगी और जांच करके देखेगी, और 2 लाख हो गया। तो ये सारा ऐसे झूठे वादे 50 वर्षों से इस देश में कांग्रेस के लोग करते रहे। तभी तो देश की हालत हो गई कि आजादी के 60 साल बाद भी न्यूनतम आय या गरीबी रेखा से नीचे वालों की
जमात इतनी बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी फौज इस देश में हो गई थी कि जिन पे राहुल गांधी को अब एक नया बम छोड़ने का लगा कि हम गरीबी हटा देंगे। इंदिरा गांधी इनकी दादी थी ना, वो भी गरीबी हटाओ के नारा लगाती रही, गरीबी देश से नहीं हटा। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अगर मैं कहूं, और देश भी इसको देख रहा है, आपके राज्य में भी लोग सुनेंगे इस बात को, कि हम लोगों ने प्रयास किए जिसके कारण जीडीपी ग्रोथ अगर आप देखें उसके अकॉर्डिंग हर मिनट 40 व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर जा रहा है। ये हमारे ही कार्यों का प्रयास था। बिल्कुल, 4-4.5 वर्षों में जो हमने किया, जैसे मुद्रा बैंक, आप पूछेंगे नहीं, आप ये पूछेंगे हर मिनट 40 आदमी गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। उन्हीं के राज्य के कद्दावर नेता ये भी कह रहे हैं कि जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला है, झूठे वादों से बचना चाहिए। देखिए वो किसके लिए कहा गया, आप इसको कन्वर्ट आप ना करें तो बेहतर होगा जेपी जी। कांग्रेस के मित्र के पास कुछ नहीं है, वो लोग उठा लेते हैं। मैं तो कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। कांग्रेस के मित्रों को गडकरी जी की बात पे बड़ा लाड आ रहा है। कभी गडकरी जी को लोग गाली दिया करते थे, लेकिन इस बात को लेकर वो कहा है कांग्रेस के लिए उन्होंने कि 60 साल देश में कांग्रेस झूठे वादे करती रही, तो जनता ने सबक सिखा के उनको इतना कम पे ला दिया। वो ये कहते हैं, अब उसको जोड़ दिया आप कांग्रेस बीजेपी से, वो गलत है। कर दीजिए सुमन जी, जो भी वक्त आता है वो बहस की शुरुआत यहीं से करने में सहूलियत महसूस करता है जी कि आप बहुत बड़े रेफरेंस से नहीं आ रहे, वोट परसेंटेज आपके फेवर में था जी। आप संतुष्ट हैं वोट परसेंटेज से? क्या आप ये कह सकते हैं कि चुनाव में आपको तो वोट परसेंटेज मिलता रहे, भले ही कांग्रेस की सीटें ज्यादा आती रहे, कांग्रेस सरकार बनाती रहे, वोट परसेंटेज से आप खुश हैं? देखिए जेपी जी, ये बात बिल्कुल सत्य है और स्वीकार भी मैं करती हूँ कि वोट परसेंटेज से नहीं होता, लेकिन एक मानसिकता जो प्रदेश की थी कि हाहाकार मचा हुआ था, ये ऐसा कह रहे थे कांग्रेस के मित्र, कह रहे थे कि राजस्थान में हाहाकार था, तो अगर हाहाकार था तो ऐसा क्यों हुआ? सहमति जताई है। लेकिन सुरेश जी, जब आप हारते हैं तब आप भी वोट परसेंटेज पर आते हैं। आपको ये भी मैं याद दिला दूं, सुमन शर्मा मुझे ये समझाइए कि ये जो वोट परसेंटेज 1% भी भले ही कम था, इसमें बहुत बड़ा कहते हैं कि रोल प्ले किया है किसानों की कर्ज माफी के वादे ने। भले ही वो अव्यवहारिक था, भले ही वो 10 दिन में पूरा नहीं हो पाया, भले ही जितना भी उससे पहले एक्सरसाइज होनी थी वो नहीं हो पाई, और उसकी वजह से बार बार इनको इस सवाल का सामना करना पड़ रहा है, आपके आंदोलनों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहां सवाल चुनाव का है। अगर इसी तरह का कोई ट्रम्प कार्ड फिर ये चल देते हैं तो ये इसकी व्यावहारिकता, इसकी जमीन पर उतरने की कितनी संभावनाएं हैं, ये सब चीजें तो बाद में होंगी। ये चुनाव तो आपके हाथ से चला जाएगा ना। वो 1% वोट परसेंटेज अगर इनको ज्यादा मिल गया तो ये तो सरकार में बैठ जाएंगे। बाद में आप बताते रहिए कि हमको परसेंटेज तो उतना ही मिला है वोट का। सुमन शर्मा, हाँ नहीं, बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि वोट के परसेंटेज से अगर सत्ता जाती है तो हम लोग के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति होती है, क्योंकि हम यदि काम करते हैं और अपने काम को जनता तक पहुंचाने में अभी जो अगर 0.5, मैं 1% भी नहीं करी हूँ, 0.5% जो ये कमी रही तो शायद हमारे काम को हम नीचे तक नहीं पहुंचा पाए। इसको स्वीकार करते हैं, सत्ता से हम बाहर चले गए, लेकिन ऐसा नहीं। अभी जिस बात को लेकर आप करें कि कोई वो तुरप का पत्ता छोड़ेंगे और सत्ता हाथ से चली जाएगी, तो ये तो मतदाताओं को सोचना है और मतदाताओं को समझाना भी पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अगर सत्ता में बैठे हैं तो हमारी जो कार्य योजना है वो नीचे तक पहुंचे और इसको महसूस करें, इसको सब लोग मिलकर करेंगे। और कई बार भ्रमित होते हैं मानसिक तौर पे, कुछ ऐसा भ्रम का जाल फैला दो, जादू कर दो, राजस्थान में अपन ने देखा ही। तो मैं जो उसको 0.5% से जोड़ रही हूँ ना जेपी जी, तो जो वो कह रहे थे, जैसे मुख्यमंत्री जी अभी गहलोत साहब हैं और सचिन पायलट, उस समय दोनों ही इस तरह का दृश्य राजस्थान में देश भर को दिखाए कि राजस्थान में तो हाहाकार मचा हुआ है। तो हाहाकार मचा हुआ तो ये स्थिति 99 पे आपकी गाड़ी क्यों रुक गई? हाहाकार मचा होता तो 20-25 पे लाके हमको पटकती, जैसे आपको पटकी थी। तो हमारी कोशिश यही थी कि हमारी योजनाओं को देखिए, हम छल कपट इन सब कामों से नहीं करते, हम ईमानदारी से काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नियत पे किसी को शक नहीं करना चाहिए। जो कहती है सो करती है और जो करती है सो कहती है, ये हम लोग शुरू से कहते आए हैं। हम लोगों ने, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, अब लोकसभा का चुनाव है हम लोग के लिए, वो एक हमारा लक्ष्य है। लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने इतने काम किए। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर राहुल गांधी को अब याद आया कि गरीबी, देश में गरीबी नहीं रहनी चाहिए, गरीब किसने बनाया, ये भी तो जनता एनालिसिस करेगी। सुरेश चौधरी जी, इसका जवाब दीजिए। ये सवाल तार्किक है, बार बार आ रहा है कि 70 साल की आप बात कर रहे हैं, 70 सालों से जो नहीं मिला वो हम कर रहे हैं, 70 सालों में पैदा कैसे हुआ, इसका जवाब भी तो आप ही को देना होगा। देखो जेपी जी, सुमन जी बड़े यूं कह रही थी, यूं अब आप ही कह लीजिए, यूं मैं बता रहा हूं कि सुमन जी जो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके 5 साल पहले जो वादे किए थे वो सब भूल गई। हमने किसान से वादा किया था कर्ज माफी का, 2 लाख रुपए कर्ज माफी माफ कर दिए। ये बात कटु सत्य है, किसान के पास नहीं पहुंचा, हम भी नहीं। देखो सुमन जी, मैं बीच में नहीं बोला,
आपका नंबर आया तब बोल लेना। तो मैं कह रहा हूं कि कर्ज हमने माफ कर दिया, किसान के पास नहीं पहुंचा। मैं हमेशा सच्ची बात स्वीकारता हूं। आप वोट का परसेंटेज स्वीकार वोट के परसेंटेज मैं कह रहा हूं कि किसान के लिए कमेटी बना दी, हम 2 लाख रुपए सभी किसानों के माफ करेंगे। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है, वो दर्द इसलिए हो रहा है, पेट में इनके साथ साथ टैक्स पेयर्स के भी हो रहा है। सुरेश जी, जो बजट पे नजर गड़ाए बैठे हैं कि बजट में क्या होने वाला है। जेपी दर्द इनके इसलिए आप एक जेब का पैसा निकाल के दूसरे की जेब में डालने जा रहे हैं। नहीं, मैं जो कह रहा हूं, आप अगर कर्ज माफी कर भी चुके हैं तो भी मैं मानता हूं कि ये पैसा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा किया नहीं है। इनके दर्द इसलिए हो रहा है कि राहुल जी ने कह दिया मैं गरीब के पास सीधा पैसा भेजूंगा। इनके प्रधानमंत्री जी कह रहे थे वो बात तो ठीक थी। इन्होंने 15 लाख, अरे मैं तो खुश सुमन जी, आप ये बता दो 15 लाख रुपए का क्या हुआ? आप 2 करोड़ रुपए पर साल रोजगार देने वाले का क्या हुआ? राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर बनाने का क्या हुआ? गंगा जी को आपने किया। मैं कह रहा हूँ कि एक सेकंड सुरेश जी, ये सवाल कर्ज माफी के मामले में भी उठ रहा था और ये सवाल राहुल गांधी के मामले में भी उठेगा। 1 मिनट सुमन शर्मा जी, राजीव जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे आज सोनिया जी हो, राहुल जी हो, हम गरीब को गणेश मान के काम करते हैं और हम वो लोग हैं जब देश आजाद हुआ था। 1 मिनट सुमन शर्मा एक मिनट सुनिए। सुमन शर्मा सुनिए। सुरेश चौधरी मुझे बताइए 1 मिनट। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ रुकिए। अरे मैडम मुझे पूछने तो दीजिए, आप सवाल तो पूछने दीजिए। सुरेश चौधरी साहब सवाल का, सुरेश जी तर्क की बात करिए, जो तर्क की बात, सुरेश जी तर्क की बात करिए, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। सुरेश जी ये बताइए, जो सवाल कर्ज माफी को लेकर के उठ रहे थे कि पैसा कहां से आएगा, वही सवाल इस मामले को लेकर और व्यापक पैमाने पर उठेंगे कि पैसा कहां से आएगा। कहां से आएगा मुझे बताइए। बिल्कुल एक मिनट मैं कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। हम जेपी जी, ये बात सही है। हाँ। कि इस देश में अगर किसी टैक्स पेयर से जिस रूप के लिए पैसा लिया जाता है तो उस हेड में लगना चाहिए, ये बात मैं स्वीकार करता हूं। हाँ। लेकिन हमारी पार्टी ऐसे साधन उपलब्ध कराएगी, कोई साधन रोजगार बढ़ाएगी। 4 उदाहरण दे दीजिए मुझे। मैं पैसा लाएंगे जो बीजेपी नहीं ला पाई थी, वो ले आएंगे। 4 चीजें बता दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूं जीएसटी, नोटबंदी होगा ये अगर ये सब होता भी है। 1 मिनट सुमन शर्मा सुनिएगा, बीच में बोलिए। देश के 125 सुरेश चौधरी जी, चोर मान बैठे। अगर ये होता भी है देने को कुछ नहीं किया तो पैसा निकलेगा टैक्स पेयर की जेब से। टैक्स पेयर सबसे बड़ा वर्ग कौन है? मध्यम वर्ग। सुनिए 1 मिनट। 2015 में जब अरुण जेटली ये कहते हैं कि मध्यम वर्ग अपनी चिंता खुद करे, तो मीडिया भी इस पर बड़े सवाल खड़ा करता है और आपने भी हाय तौबा मचाई थी। अब ये पैसा कहां से आएगा? मध्यम वर्ग से निकलेगा। सबसे बड़ा टैक्स पेयर तो वही है। आपकी बात हमारे साथ रघुवीर पुनिया साहब, चाहे भाजपा की घोषणाएं हो चाहे कांग्रेस की, किसी की भी हो, डायरेक्ट बेनिफिट की जो चीजें हैं, सीधे पैसा दे देने की जो चीजें हैं, उपकृत कर देने की, वोट ले लेने की जो चीजें हैं, उनके लिए पैसा कहां से आता है? देखिए जेपी सर, मैं अभी 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, उसके बारे में मैं 2-3 बातें बता रहा हूं पहले आपको जी। कि आज तक कभी भी कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसने अपने कार्यकाल में 6 बजट पेश किए हों। हर सरकार है वो 5 बजट पेश करती है। यह सरकार पहली बार 6ठा बजट पेश करने जा रही है। नॉर्मल ये होता है कि जब आपको 2 महीने का ही मैंडेट है, मई में दोबारा चुनाव होने वाले हैं, तो आपको लेखानुदान पारित करवाना होता है परंपरा के हिसाब से, नियमों के हिसाब से नहीं। लेकिन इस सरकार ने यह कहा कि हमने संविधान का अध्ययन करवाया और हम 6ठा बजट भी पेश कर सकते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि ये जो बजट आ रहा है ये पॉलिटिकल बजट होगा। और शायद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते आए हैं कि हम कड़वी दवाई देंगे, और इस बार ऐसा लग रहा है कि सांता क्लॉज की तरह से हर वर्ग को कुछ न कुछ मिलेगा इस बार के बजट से। एक तो ये बात है। हाँ। और दूसरा, मैं थोड़ी सी जो बजट से जो अपेक्षाएं हैं आम जनता की, उन पे बात करना चाहूंगा। नहीं सर, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। हाँ। कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स जो भी हैं, जैसे भाजपा ये इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए साल में 2 बार दिए जाएंगे, सीधे उनके खाते में जमा हो जाएंगे, इस तरह की जो चीजें हैं, इसका पैसा आखिर आता कहां से है? आम आदमी तो ये मान करके चलता है जैसे आसमान से टपकेंगे पैसे और सरकार बांट देगी सांता क्लॉज बनके। ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल, पैसा निकलना उसी की जेब से है। बिल्कुल जेपी सर, ये आम करदाता का पैसा है और ऐसा नहीं होना चाहिए।
सरकार को किसानों को उनकी इस फसल का उचित मूल्य दिलवाना चाहिए। और ये कर्जा माफी जैसे जो कदम हैं ये कोई टेम्परेरी मेजर्स होते हैं जो कभी कभार कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जब कर्ज माफी कर दी जाए, लेकिन ये एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि ये कर्जे माफ कर दिए और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया। ठीक बात है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। उनकी इनकम ही बढ़ानी चाहिए, अल्टीमेटली समाधान उनकी इनकम बढ़ाना है। बजट को लेकर जो उम्मीद है उनको लेकर मैं आपके पास वापस आऊंगा पूनिया साहब, लेकिन मैं सुमन शर्मा जी के पास जा रहा हूं। नियम और परंपरा की इन्होंने अभी कही कि नियम की प्रधानता है परंपरा की, कहा ना सुमन जी आपने। अभी जब सत्र आहूत होने की बात थी आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, तब आप लोग इस फेवर में थे कि परंपरा की प्रधानता होनी चाहिए, कैलाश मेघवाल को पूछा जाना चाहिए था वर्तमान स्पीकर को सत्र बुलाने से पहले। आज आपको नियम पसंद आ रहे हैं क्योंकि आपकी सहूलियत के हिसाब से आज नियम फिट बैठते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं, मैं उनके सवाल का जवाब दी कि नियम अच्छी बात है या परंपरा अच्छी बात है। मैं उस पर अपना कोई रिएक्शन नहीं देती, परंपरा अच्छी है या नियम। मैंने आपको एक एग्जांपल याद दिला दिया, उसमें भी ऐसा है आप लोगों को, सिर्फ आपको ही नहीं इनको भी अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी नियम अच्छे लगते हैं, कभी परंपरा अच्छी लगती है। परंपरा से इनका तो कोई नाता नहीं है, कोई बात परंपरा से सवाल वो नहीं है। सवाल वो नहीं है। हमारी पार्टी का वर्कर गरीब को गणेश मानता है, मानता रहेगा। 60-70 साल का गरीब चिंता है, यही चिंता है। सुरेश चौधरी साहब, इसके बाद मेरा सवाल यही आ रहा है आपके लिए, इसके बाद मेरा सवाल यही आ रहा है आपके लिए कि इन्होंने तो कहा था मध्यम वर्ग ध्यान रखे, आप कब बोलना शुरू करेंगे मध्यम वर्ग के लिए? क्या करेंगे जो सबसे बड़ा वर्ग है? राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं। जेपीजी देश का जो सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी है मध्यम वर्ग, आपकी बात से कांग्रेस पार्टी हमेशा मध्यम वर्ग का हो, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, क्या है इनका जवाब? उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। केंद्र सरकार ने 10% उनको आरक्षण देने की बात की, वो भी तो गरीब है। कौन से गरीब को गणेश भाजपा की तरह नहीं है जो वादे कर रहे हैं वादा खिलाफी करें। जिनका प्रधानमंत्री एक मीटिंग में भाषण दे, उन्हीं के गरीब सवर्णों में तो बोल दो। आपकी सुमन जी, मैं कह रहा हूँ आपने पार्टी गलत ज्वाइन की। मैं तो ये कहूंगा कि आपके विचारों से आपने पार्टी गलत ज्वाइन की। जो हर मीटिंग में झूठ बोले, 15% देंगे, आपके 10% नहीं देंगे, झूठ बोले। और जो बात सुनिए, जो बात चौधरी साहब, हमने कहा ना, चौधरी साहब 125 करोड़ लोगों के हित की। सुरेश जी, एक दिलचस्प रिपोर्ट और पढ़ी मैंने मीडिया में। सुनिए सुमन शर्मा सुनिए, तो आपके पास आ रहा हूँ। सुरेश चौधरी साहब, राहुल गांधी जी ने जोर देकर यह कहा कि यह दुनिया में यूनिक पहल होगी, अपने आप में कहीं दूसरी जगह हुई नहीं। आज मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की थी जो सही होंगी, निश्चित तौर पर जिम्मेदार अखबारों में छपी हैं, मैंने खुद ने उसको वेरीफाई नहीं किया, लेकिन इस तरह की बातें छपी हैं कि ये प्रयोग दूसरे देशों में चल रहे हैं। इटली में भी ये प्रयोग चल रहा है, प्रयोगात्मक रूप से इसकी शुरुआत वहां हुई है। तथ्यात्मक जो चीजें थी जिनको लेकर के राहुल जी पर बार बार हमला होता रहा है, कम से कम उनको तो सही किया जाए। सर देखो साहब, मैं कह रहा हूं ना, ये भाजपा का सोच है। ये तो भाजपा कह रहे हैं कि इटली से ले आए। राहुल गांधी जी हमेशा किसी भी चीज को करते हैं उसका गांधी जी की तरह अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं, फिर देश के सामने लाते हैं। ये तो इनका जो सोच है। अब इनको अब मैं कह रहा हूँ उनका इनके वो बोला है, अरे हमारी पार्टी के लीडर जैसे जिसको नेता बनाए, इनको क्या दर्द हो रहा है? लेकिन जनता 125 करोड़ लोग इनकी कथनी करनी का फर्क समझ गई। ये कहते हैं वैसा नहीं करते। जनता को पता है कि ये 10% लोगों के पूंजीपतियों के पार्टी है, पूंजीपतियों के हित और अहित का ध्यान रखती है। ये माल्यार उन जैसे अडानी अंबानी जैसे लोगों की पार्टी है, उन्हीं को लाभ पहुंचाती है। हम तो 125 करोड़ का ध्यान रखते हैं और रखेंगे और वही योजना बनाएंगे। ठीक है सर। सुमन शर्मा जी, ये बताइए कि 2014 में तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, चूंकि आप सत्ता में नहीं थे तो जो कहा वो सबने सुना माना, अच्छे दिन, काला धन, ये धन वो धन, सब हो गया। इस बार हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं, जैसा शुरू में कहा, मध्यम वर्ग इस देश का ये उम्मीद करके चल रहा है, कड़वी गोलियों की आप नसीहत नहीं देंगे, मध्यम वर्ग से खुद का ख्याल रखने की नहीं कहेंगे, और जैसा कांग्रेस सरकार करती आई है या आपकी पूर्ववर्ती सरकारें करती आई हैं, चुनावी साल का जैसा बजट होता है वैसा ही होगा, या इस बार कुछ ऐसा होगा कि कोहनी पर जैसा कहते हैं ना गुड़ चिपकाया जाएगा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करूं जेपी कि मोदी जी का जो सिद्धांत रहा या सिस्टम, मैं कहूं कि कभी भी एक बार सुन लो फिर जवाब देना, कि कभी भी कोहनी पे गुड़ नहीं लगाना। हम लोगों ने बहुत अरे सुनो, मोदी जी ने जब से सुनोगे ही नहीं उम्मीदवार बनाए थे तब से आपके हो गई, इसलिए बहुत ज्यादा मोदी जी का नाम सुनते हैं। जी आप तो ये बता दो, काला दिन आ गया क्या? सुरेश जी, समय का मैं सुनिए, एक मिनट जवाब सुनिए, फिर बोलिएगा, सुनिए तो सुरेश जी। बना दिया क्या? धारा 370 खत्म कर दी क्या? उन पे बोलो ना। ठीक है, बोल रहे हैं, सुनिए तो आप बात 24। अरे जब बोले तो सुनिए तो। आज राज है उसकी बात करते नहीं हो।
जा रहे हैं उस टाइम पे बजट देने की बात कोई फायदा नहीं आपका अकेले बोलने का। जवाब तो देखिए मैं बताऊं कि मोदी जी ने अगर देश में सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसको इन्होंने मजाक बनाया, सेना का मनोबल। सुनते जाइए, वो मैनिफेस्टो में हो नहीं सकता था, ये मैनिफेस्टो में नहीं था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और हमने कहा कि सेना का मनोबल बनाएंगे। मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप सुनोगे नहीं तो बोलोगे। सुरेश जी प्लीज आप इस तरह मत करिए। सुरेश जी मैं आपको आप इस तरह मत करिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ तब तो चुप रहिए, सुनिए ना। आपकी जितनी सुनिए सुमन जी, आपकी जितनी चीजें मैनिफेस्टो में नहीं थी वो सब बड़ी बड़ी हो गई होंगी, सुनिए ना। लेकिन आपके घोषणा पत्र में जो था वो नहीं हो पाया। मैं घोषणा पत्र की बात पे आ रही थी, सुन नहीं रहे। मैं ये कहती हूँ कि हम लोगों ने कहा कि देश को हम सबसे बड़ी बात जो थी कि स्वाभिमान से जीना सिखाएंगे। स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? पर कैपिटल नहीं, कहा नहीं था, किया भी साहब। मुद्रा बैंक के माध्यम से, अब सुनिए तो सही, सबसे पहले भारत का गरीब आदमी जो कभी बैंक के दरवाजे पे नहीं चढ़ा, ये स्वाभिमान हमने दिया कि नहीं? अब ये खाते में पैसा डालेंगे, कैसे डालेंगे? नहीं, हमने रातों रात, अरे सुनो तो सही, अरे राज आप खाते में पैसा नहीं डालेंगे, हम उनको खाते में पैसा डालने लायक बनाएंगे। हम उनको मुद्रा बैंक के माध्यम से, सुनिए चौधरी साहब, अरे आप कमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ रहा है। अब ये तो परेशान है कि इनकी दुकानदारी बंद हो गई, भ्रष्टाचार जो ये लोग करते रहे, सारे दरवाजे बंद हो गए, तो इतनी बौखलाहट है मोदी जी के नाम से कि जो उनसे भी गठबंधन पूनिया जी, एक बार जेपी मेरी बात तो सुनेंगे आप? नहीं सुनेंगे सुरेश चौधरी, घर से आज ये संकल्प लेकर चले हैं। मोदी जी ने जो किया वो सुन तो लो। अरे सुन क्या, सुनने को तो सुने ना। आप क्या करना चाहिए इस पर बात। रघुवीर पुनिया साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस देश की अलग अलग जो क्लासेज हैं, हम जो अलग अलग श्रेणियों में लोग रह रहे हैं यहाँ, आर्थिक रूप से किस तरह की बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। हो सकता है हमारी बात रहनुमाओं तक पहुंच जाए, समय बहुत कम बचा है। जेपी सर, सबसे पहले तो सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को डिफाइन कर दिया है। हाँ। कि 8 लाख रुपए से कम की इनकम वाला इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। इसलिए 8 लाख रुपए की इनकम तक वालों के ऊपर पर्सनल इनकम टैक्स माफ कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तार्किक बात है। इनकम टैक्स है वो 8 लाख से ऊपर कमाने वालों पर शुरू होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कॉर्पोरेट टैक्स सरकार ने पिछले बजट में 30% से घटाकर 25% कर दिया। इंडिविजुअल की जो मैक्सिमम टैक्स की लिमिट है वो अभी भी 30% है। तो वो जब कॉर्पोरेट का 30% कर दिया तो इंडिविजुअल का और पार्टनरशिप फर्म का भी 25% मैक्सिमम टैक्स का स्लैब हो जाना चाहिए। जो 97 में स्लैब घटाया गया था 35 से 30, अब समय आ गया है इसको 30 से 25 कर दिया जाए। दूसरा, जो पॉलिटिकल डोनेशन है, सरकार ने यह प्रावधान किया है कि पॉलिटिकल डोनेशन अभी 1 नंबर में होंगे, लेकिन उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी कि यह डोनेशन किसने दिया। यह बहुत ही एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है हमारा देश। कोई भी पॉलिटिकल डोनेशन देता है एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए। यह इस सरकार ने, अब इस सरकार को जिसने भी डोनेशन दिया है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। वो आरबीआई से बॉन्ड खरीदेगा और वो दे देगा, बॉन्ड्स बियरर होंगे। ये पता नहीं चलेगा कि ये रिलायंस ने दिया या अडानी ने दिया या अंबानी ने दिया। इसके अलावा कॉर्पोरेट वो महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल छूट दिए जाने की जरूरत है। तीसरा, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर अलग से वेट लग रहा है, उनको जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। चौथा, एक डायरेक्ट टैक्स कोड, इनकम टैक्स को भी मोदी जी ने थ्योरली दोबारा रिवाइज करवाने के लिए कमेटी गठित की थी और उसको 6 महीने का टाइम दिया था कि वो 6 महीने में एक नया इनकम टैक्स कानून बनाएगी। वो कहां है अभी, यह पता नहीं। उसके लिए भी कुछ बजट में उनको करना चाहिए। ठीक बात, बहुत स्पेसिफिक चीजें बताई आपने। देखना यह दिलचस्प होगा कि इनमें से कितनी चीजों को लेकर के लोगों की उम्मीदें पूरी होती हैं 1 तारीख को। उससे पहले संभव है एक बार फिर हम इस विषय पर चर्चा करें। बहुत शुक्रिया आज के लिए आप सभी मेहमानों का। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।